क्या कहर है कि जां के गुजरने का खौफ है। क्या कहर है कि जां के गुजरने का खौफ है। जिसको भी देखिए उसे मरने का खौफ है। सहने चमन में बर्ग का चेहरा हुआ है जर्द। सहने चमन में बर्ग का चेहरा हुआ है जर्द। हर शाखे गुल पे गुल को बिखरने का खौफ है। जिस जहाँ नस्फ मौत के खैमे वहीं अनीस, सारे मुसाफिरों के ठहरने का खौफ है। जिसको भी देखिए उसे मरने का खौफ है। अदब प्यार ते सत्कार दे नाल प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रूबी कौशल। अक्सर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਅਲੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है मैम। और आप कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसे जा रहा है आपका लॉकडाउन? लॉकडाउन तो अच्छा जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने तौर पर कुछ क्रिएशंस कर रहे हैं और जिनकी फैमिली है वो अपनी फैमिली में बिजी है। ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। जी, आप कहाँ पे हो अभी? मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ। ओके, तो आप घर पे नहीं गए? नहीं, मैं घर नहीं गया। हालांकि मैंने टिकट निकाला था, लेकिन जिस डेट में मुझे जाना था उससे पहले ही लॉकडाउन और ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। ओके सर। हालांकि मेरा जाना जरूरी था। ओके। तो अब लॉकडाउन की वजह से जो प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हुआ और इधर से जो हमारा एक रिश्ते में शादी थी किसी की। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान क्लासेस लग रही है यहाँ पे क्या? अच्छा। जी जी, क्लासेस हमने बाकायदा ऑनलाइन ली हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है। बच्चे काफी उससे खुश भी हुए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि अगर आप कहिए तो आपको हम वीडियो कॉल से क्लास आपके लिए या ऑडियो कॉल आपको रिकॉर्ड करके भेजे। तो उनको ज्यादा अच्छा ये लगा कि आप ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करिए और वो हमें भेज दीजिए। ओके। क्योंकि जब भी हमें मौका मिलेगा हम ईयरफोन लगाएंगे, उठते बैठते सोते जागते जब भी जी चाह सुन लिया, वो उनके ज्यादा बेनिफिट रहा उसमें। बिल्कुल। अच्छा सर, आप लखनऊ से इधर आए हो, कैसे लखनऊ से इधर आना हुआ आपका? कैसे ये दौर कैसे स्टार्ट किया आपने? ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि लखनऊ जैसी जगह छोड़ना नहीं चाहता था मैं। और आप जानते हैं कि एक शेर है उर्दू में जी, तो उसको मैं पहले सुना देता हूँ। ये फ़खर आरिफ का शेर है कि सगे जमाना है हम जी, क्या हमारी हिजरत क्या। सग का मतलब होता है कुत्ता जी। सगे जमाना है हम, क्या हमारी हिजरत क्या। शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर। शिकम का मतलब होता है पेट। तो समझ रहे हैं आप कि पेट की आग जो है ना, ये आपको शहर बशहर लिए फिर जाती है, कहीं भी लेके चली जाती है। जी जी बिल्कुल। तो जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पढ़ा भी रहा था मैं, लेकिन परमानेंट नहीं था जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी आई थी उर्दू की। ओके। और
हमने इस उम्मीद में फॉर्म फिल कर दिया था कि चलो फिल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद फिर यहाँ इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। ओके। और मेरिट अच्छी थी क्योंकि मैं जेआरएफ भी था, नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ, पीएचडी, और मेरे आर्टिकल्स वगैरह भी छपे हुए थे उस टाइम पे। जी। तो जब यहाँ सिलेक्शन हो गया तो कुछ दिन तक तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ से निकलकर पंजाब में एकदम से आना, जी बिल्कुल, तो पूरे अपने आप को एक नए कायाकल्प करना था, समझिए कि। जी बिल्कुल। और वो कायाकल्प ऐसे हुई है कि अब क्योंकि हम लोग तो लिटरेचर के हैं, इसलिए हम कहानियों से और शायरी से अपनी बात को सही साबित करेंगे बिल्कुल कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो पहले तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये मैं कहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ तो उर्दू वाले लोग थे नहीं। बिल्कुल। और डिपार्टमेंट में भी बहुत कम लोग थे उर्दू वाले। बिल्कुल। तो मेरा जी चाहने लगा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा और फिर नौकरी तो कहीं मिल ही जाएगी, कोशिश करेंगे तो। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक कहानी मेरे सामने थी, इंतजार हुसैन की, बहुत अच्छे राइटर, उर्दू के बहुत बड़े राइटर। जी जी। और उनकी एक कहानी थी कायाकल्प। जी। जब उनकी कहानी में पढ़ रहा था तो उसमें था कि एक शहजादा होता है और एक शहजादी होती है। जी। राजकुमार और राजकुमारी। राजकुमारी को एक देव उठाकर लेके चला जाता है और राजकुमार उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचता है किसी तरह से जहाँ देव उसको छुपा के रखता है। और उसके बाद जब वो वहां जाता है तो देव उस टाइम पे नहीं होता है। राजकुमारी से बातचीत होती है, उसके बाद फिर राजकुमारी को लगता है कि देव आ रहा है। राजकुमारी जल्दी से उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें मक्खी बनाकर दीवार पे बिठा दूंगी। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं मक्खी कैसे बन जाऊंगा, मैं तो एक आदमी हूँ, इंसान हूँ, मैं कैसे मक्खी बन जाऊंगा। वो बहुत घबराता है जी। और उसके बाद फिर देव जैसे जैसे लगता है कि अब पास आ रहा है, ये जल्दी से मक्खी बना के उसको दीवार पे बिठा देती है और देव आता है, वो मानुस मानुस करता है कि यहाँ कोई आया है, कोई आया है। राजकुमारी कहती है यहाँ तो कोई नहीं आया। खैर वो कुछ देर के बाद जब चला जाता है तो ये उसको दोबारा मक्खी से इंसान बनाती है जी। तो वो बहुत गुस्से में रहता है। वो कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है, अब आइंदा से मुझे कभी मक्खी मत बनाना, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरा पूरा बदन अकड़ रहा है, दर्द हो रहा है, खबरदार कि अगर तुमने दोबारा मक्खी बनाया तो। अच्छा, अब वो राजकुमारी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें लिए बगैर जा नहीं सकता हूँ। वो उसके पास रहता है जी। और कुछ देर के बाद फिर वही देव आ जाता है जी। फिर ये उसको मक्खी बना देती है। ऐसे करते करते मतलब हफ्ता भर वो रहता है उसके साथ साथ। एक दिन देव नहीं आता है जी। और जो ये राजकुमार होता है इसको अभी मक्खी भी नहीं बनाती है ये, लेकिन मक्खी बनने का इसका टाइम हो चुका होता है। तो अब इसे उलझन ये होती है कि मैं मक्खी अब तक क्यों नहीं बना। समझ रहे हैं आप जी? बिल्कुल। यानी फिर इसे मक्खी बनने में अच्छा लगने लगता है। तो एक दिन वो खुद चाहता है कि मुझे मक्खी ही मतलब बने रहना चाहिए। वही हाल हम लोगों का है कि जब हम लोग या कोई भी शख्स किसी नए शहर में, नई तहजीब में, नए कल्चर में जाता है तो उसे कुछ दिन तक तो बड़ी उलझन सी होती है। बिल्कुल, है ना। लेकिन धीरे 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 वो फिर मक्खी बन जाता है। और उसके बाद फिर उसे लगता है कि ठीक है अब जैसा चल रहा है अच्छा है, और इसी में वो खुश रहने लगता है। तो ये समझिए कि वही हाल हम लोगों के साथ भी है कि अब लखनऊ नहीं याद आता है। कल्चर में कैसा डिफरेंस लगा, कैसे लगा कि कल्चर में क्या यहाँ पे कल्चर कैसा था और वहाँ पे कैसा, जो आपको अभी भी लगता हो कि बहुत डिफरेंस है, अभी तक भी आपको लगता हो? देखिए लखनऊ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में फर्क एक तो ये है कि जो कल्चर बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब से तो कल्चर बना ही है ना। और जब कहीं से भी कल्चर बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। बिल्कुल। तो पंजाब में बहुत सारे मुझे लग रहा है कि कल्चर मिक्स है, जैसे इस्लामिक कल्चर भी है यहाँ पर, है ना, हिंदुइज्म का भी कल्चर है और तो अपना है ही, लेकिन मजहबी कल्चर के अलावा मुझे लगता है यहाँ पर जो इलाकाई कल्चर है वो ज्यादा हावी है। बिल्कुल। यहाँ मजहब पर
इलाका ज्यादा हावी है, पंजाबियत ज्यादा हावी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो मजहब में दूरी है एक दूसरे से वो नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। वो हमारे पंजाब के कल्चर में दब जाती है जी। और उन सब पर उभरता है हमारा पंजाबी कल्चर, जिसमें हर तरह का कल्चर हमें नजर आ जाता है। चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो, चाहे वो सिख कल्चर हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हिंदुइज्म का हो, तो हर तरह का कल्चर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम लखनऊ में जाते हैं जी। तो लखनऊ में जाहिर है कि जो वहाँ के नवाबीन रहे हैं उन्होंने बेपनाह वहाँ के कल्चर को हिंदू मुस्लिम एकता का कल्चर बनाया। और आपको हैरत होगी कि जो लखनऊ में जितने बड़े और छोटे इमामबाड़े के अलावा अलमास का इमामबाड़ा है, झाऊलाल का इमामबाड़ा है, ये सारे वो इमामबाड़े हैं जिसे हिंदुओं ने बनवाया। और वहाँ पर जैसे गुरुद्वारे हैं या बहुत सारे जो मंदिर हैं बड़े बड़े, वो वहाँ के मुस्लिम वजीरों ने और राजाओं और नवाबों ने बनवाया। जी। तो वहाँ का एक बड़ा मिक्स कल्चर था, लेकिन वहाँ मजहब की बुनियाद पर वो कल्चर बना था, इलाके की बुनियाद पर नहीं बना था। बिल्कुल। और आज आप जाएंगे लखनऊ में तो जाहिर है कि हम कहते हैं ना कि लफ्ज जो आप निकला है वो लखनऊ की देन है। जी। वरना अभी तक जबान में आप नहीं था, तुम था। वह गालिब का शेर भी है ना कि हर एक बात में कहते हो तुम, कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या बात। वो तुम और तू और तुम्हें वो जाकर लखनऊ में आप बना। तशरीफ लफ्ज जो रखा गया कि तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। जबकि आप फारसी में जाएंगे तो फारसी में हर चीज के लिए फरमाइद बेफरमाइद लफ्ज है। जैसे आपको खाना खाना है तो दूसरा कहेगा बेफरमाइद, यानी आप खाना खाइए। आपको अगर कहीं पे बैठना है चेयर पे तो सामने वाले का बेफरमाइद आगा। या किसी को बोलना है तो कहेंगे हाँ बेफरमाइद। ऐसे ही आप लखनऊ में जाते हैं तो उसके लिए अलग अलग वहाँ पे बिल्कुल लफ्ज है। तशरीफ लाइए और तशरीफ रखिए, खाना नोश फरमाइए या खाना तनावुल फरमाइए, या आप कहिए। वहाँ पे बोलने का लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब आप जानते हैं क्या, अक्सर हम क्या कहते हैं कि हाँ मैंने बोला, है ना। लखनऊ में अगर कोई ये कह देगा कि मैंने बोला तो वो लोग कहेंगे कि ये लखनऊ का है ही नहीं। हाँ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंसान बोलता नहीं है, वो कहता है। और जब कोई बात कहता है तो उसका एक मतलब होता है, और अगर कोई बोलता है तो उसमें कोई मतलब हो जरूरी नहीं है। क्योंकि इंसान तो बोलता ही है, जानवर भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलती है, दूसरे परिंदे भी बोलते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब कोई शख्स कोई बात कहता है तो उसमें एक मतलब होता है। तो लखनऊ की नफासत थी, वहाँ का कल्चर था, वहाँ की तहजीब थी। तो उसकी वजह से जाहिर है कि जब मैं यहाँ आया तो उसकी वजह से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन क्योंकि कल्चर को मैंने समझा भी नहीं था इतने करीब से, और जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि ये कल्चर बिल्कुल उससे अलग है। लेकिन अलग होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि किसी तरह से उससे कम है। जी जी। आप तो लिखते भी हो? जी। आप पोइट्री वगैरह लिखते हो? कैसे, कौन सा आपको लिखने में कौन सी चीज अच्छी लगती है? कहानी वगैरह होगी, पोइट्री होगी, कैसे? मैंने असल में पोइट्री तो नहीं लिखी है, कोशिश की थी कभी, लेकिन वो लिख नहीं पाया। हाँ, क्योंकि शायरी मेरे उस्ताद ने कहा कि 3 चीजें होती हैं शायरी के लिए। एक होता है शेर गोई यानी शायरी करना, और एक होता है शेर खानी यानी शायरी पढ़ना, और एक होता है शेर फहमी यानी शायरी को समझना। तो उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें होती हैं, तो शायर होता है, दूसरा कोई शायरी को पढ़ता है, और तीसरा एक होता है जो शायरी को समझता है। और समझ कर उस शायरी पर वो लिखता है कि ये शायरी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, या इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का काम तो यही है कि हम शेर खानी कर लेते हैं, यानी शायरी पढ़ लेते हैं, शायरी समझ लेते हैं, लेकिन शायरी कर नहीं पाते हैं। तो ये भी किसी में अदा होती है।
क्योंकि शेर का समझना भी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, और उस्ताद ने यही कहा था कि शायरी का समझना ही सबसे मुश्किल काम है। सही बात है, सही है। और फिर अब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, अब आपको कैसे लग रहा है? उस टाइम पे आपको ऐसे लगता होगा कि अभी स्टूडेंट्स कम है, रुझान कम है इसकी ओर, अब बच्चे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, कैसा उनको है कि हमने उर्दू सीखनी है, कैसा रिस्पॉन्स है उनका? ये आपने अहम सवाल किया है, क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ पर 2-3 बच्चे थे सिर्फ, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा, एक तरफ से आप ये समझिए, मायूसी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे कोशिश की हमने और लोगों को जोड़ा, और उसके बाद फिर मुझे ये एहसास हुआ कि लखनऊ में और यहाँ में फर्क ये है कि वहाँ पर जरूरत के लिए लोग सीखते हैं उर्दू, और यहाँ शौक के लिए लोग सीखते हैं उर्दू। और मुझे लगता है कि शौक ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को सीखने के लिए या उसको करने के लिए। अगर सिर्फ जरूरत के लिए है तो जरूरत जिस दिन आपकी खत्म हो जाएगी, वो चीज भी आपके दिमाग से और आपके ध्यान से निकल जाएगी। लेकिन अगर आपका शौक है तो वो कभी भी नहीं निकलेगी, चाहे आपकी जरूरत हो चाहे ना हो। तो इसका ये हुआ कि जब मैं यहाँ पढ़ाने लगा, और अब तो हमारे यहाँ MA में काफी बच्चे हो गए हैं, 18-20 के आसपास हैं, और ज्यादातर वो पंजाब के ही हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि इनके यहाँ जो उर्दू जबान को सीखने का जज्बा है वो बहुत ही दयानतदाराना जज्बा है, यानी बहुत ही ईमानदारी से ये लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसमें कहीं से खोट नहीं है, कहीं कोताही नहीं कर रहे ये लोग, और जितना सीखते हैं उसको बिल्कुल सही इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो जी बोलिए। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जाहिर है कि इतना माहौल तो नहीं है उर्दू का, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये लोग चिराग से चिराग रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, और एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है तो रोशनी बढ़ती है, चाहे चिराग कम ही क्यों ना हो, लेकिन इससे एक दूसरे से रोशनी बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को सिखाते भी है और खुद भी सीखते हैं। बिल्कुल। सर कितना टाइम इन लोगों को लगता है सीखने के लिए? क्या, क्योंकि ये बिल्कुल पंजाबी होते हैं, ये तो हिंदी के टच में आने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। तो आप जैसे आपने बोला कि ये पंजाब से हैं आपके पास स्टूडेंट्स, कितना टाइम ले रहे हैं ये सीखने के लिए? कैसा इनका रुझान, तो आपने बता ही दिया हमें कि बहुत अच्छे शौक के तौर से सीख रहे हैं। तो कैसे लगता है आपको, कितना टाइम लगा इनको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए ही? देखिए, असल में जबान के भी कई लेवल होते हैं। तो लिखना और पढ़ना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं ये लोग। हाँ, इसके लिए 15 दिन से लेकर 1 महीने का टाइम होता है। अगर वो कंटिन्यू सीखें तो सीख सकते हैं लिखना पढ़ना। हाँ, अगर सीरियस हैं तो। क्योंकि मेरे पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज में पढ़ाने का भी तजुर्बा है। तो मैंने अंग्रेज जो अमेरिका से आते हैं उनको मैंने पढ़ाया 2 साल, तो उससे काफी मुझे कुछ सीखने को मिला कि कैसे सिखाना है। और वहीं से मैंने एक बात सीखी थी कि स्टूडेंट्स को कभी रॉन्ग नहीं कहना है, कभी नो नहीं कहना है, कभी आपने गलत कहा ये नहीं कहना है। और उस चीज का बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट्स को अगर कुछ गलत उसने कह दिया और हमने कहा कि आपने ये बिल्कुल गलत लिखा है, तो उस पर एक बहुत अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि मैं लिख नहीं सकता, या मैंने गलत लिखा है, या मैं इतना बड़ा हो गया और मुझसे अभी लिखा नहीं जा रहा है। तो उसको हम लोग सिखाते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको यूं लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि इनका हौसला बढ़ जाता है कि मतलब मैंने सही लिखा है, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं आपने बिल्कुल गलत लिखा है, तो फिर एक उन पर गलत असर जाता है। तो सिखाने के लिए ये हमने टेक्निक निकाली और उससे काफी लोगों ने सीखा। और 15 से 20 दिन में ये लोग लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन सिर्फ लिखना पढ़ना तो जबान नहीं होती है ना। जबान के लिए वोकैबुलरी का जानना जरूरी है, उसकी ग्रामर कैसे तैयार होती है। बहुत सारे बच्चे जब हैं यहाँ, मैं पूछता हूँ कि मैंने खाना खा लिया और मैं खाना खा चुका, ये सेंटेंस हमारा है, इसमें क्या फर्क है? एक जगह हमने मैंने खाना खा लिया इस्तेमाल किया, एक जगह मैं खाना खा चुका। अब वो तो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि कभी इसके अंदर वो गए ही नहीं कि इसकी ग्रामर को हम समझें। बिल्कुल। तो
उनको बताता हूँ कि देखिए इसमें ये चीजें हैं कि कहाँ पर हमें ने का यूज करना है। अब आप हम क्या करते हैं आज के शहर में देखते हैं मैंने जाना है ना, मैंने खाना है। अब ये जबान के रूल से बिल्कुल गलत है। ने का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं पास्ट के लिए। मैंने खाना खा लिया, मैंने ये काम कर लिया, है ना, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने किताब पढ़ी, तो ये पास्ट के लिए हमेशा ने का यूज होता है। लेकिन हम फ्यूचर के लिए करने लगे हैं। तो ग्रामर को थोड़ा सा इनको बताते हैं, उसके बाद फिर वोकैबुलरी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू में पंजाबी के भी हैं और फारसी के हैं, अरबिक के हैं, पश्तो के हैं, हिंदी के हैं, बहुत सारे इसमें वोकैबुलरीज हैं शामिल। तो सबको हम इंक्लूड करते हैं, उसके बाद फिर उनको बताते हैं कि कौन सा लफ्ज कैसे लिखा जाएगा और अरबी फारसी के कितने फर्क हैं, कहाँ कहाँ उसका फर्क वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि ये 1 साल का जो हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें कंटिन्यू वो लोग करते हैं, वो भी सीख लेते हैं उर्दू अच्छी लिखना पढ़ना बोलना। और उसके बाद जो MA के हैं, तो MA लेवल पर जब आते हैं वो लोग, तो उनको बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होते हैं MA में भी। बिल्कुल। हाँ, तो उनको भी हम लोग सिखाते हैं और वो सीख कर फिर उर्दू से नेट क्वालिफाई करते हैं, PhD करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे कई बच्चों ने जो पंजाबी हैं नेट उर्दू में क्वालिफाई किया, बिल्कुल फ्रेशर थे, और उसके बाद फिर आज हमारे यहाँ नेट क्वालिफाइड हो गए। सर, मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे यही था कि अब कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें सब लोग डरे पड़े हैं, घर पे इतने एज पर्सन भी है, उनको सीखने का है कि हमने उर्दू सीखनी है, पर वो कैसे सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें? आप उन्हें एक बार कोई एडवाइस दे, क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर पे बैठे हुए हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सीखना, ये आप उन्हें बताइए एक बार। देखिए, अगर ऑनलाइन उनको सीखना है तो कुछ तो यूट्यूब वेबसाइट्स हैं उस पे जा सकते हैं, वरना रेख्ता के जो वेबसाइट है उस पे भी है, आमोजिश नाम से। तो आमोजिश के जरिए वो सीख सकते हैं। और आप साइट का नाम फिर से लेना। रेख्ता.com है जी। तो रेख्ता.com पे वो लोग जाएंगे तो उसमें एक आमोजिश नाम से एक वो लेसन ट्यूटर टाइप का है वो। तो उसमें लेसन कहाँ से शुरू करना है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर एक एक चीज को वो क्लियर करते जाएंगे। जैसे हम क्लास लेते हैं वैसे वो लेसन वाइज वो आगे बढ़ेंगे। और वो फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। उस पर वो जाके सीख सकते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप वो सिखाएंगे। इसके अलावा ये है कि जो कुछ हमारी वो वेबसाइट है NCERT की, NCERT पे भी कुछ लेक्चर्स वगैरह है, उनको भी सुना जा सकता है, वरना यूट्यूब है उससे सीखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस्ताद की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब से या दूसरी जगहों से सीखते हैं वो फिर हमें कॉल करते हैं कि सर ये चीज कहीं मिल नहीं रही है, तो इसको हम कैसे समझें। तो फिर उसके लिए तो वो हमें बुलाते हैं या हमसे पूछते हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। अब आपकी फैमिली की ओर चलती है, तो एक बार फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में यहाँ पे तो मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी बेटी है हयात फातिमा, और एक बेटा है 2.5 साल का इदराक रजा। बाकी जो हमारे होम टाउन में है मम्मी है और 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप लॉकडाउन में आपको तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बता सकते हो? क्योंकि आजकल सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम लॉकडाउन हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, सारा ध्यान इधर सबका। जी हाँ, जो आपने बात कही है बिल्कुल ये सही है। और इसको फिर मैं आपको एक नॉवेल पढ़ रहा था जी, वो उस नॉवेल का नाम है परिनाज और परिंदे। जी। तो परिनाज और परिंदे में एक किस्सा आता है कि एक परिंदा रखने वाला शख्स होता है जिसको परिंदा पालने का बड़ा शौक होता है। तो परिंदा खरीदने के लिए वो जाता है, तो वो जिस परिंदे को तलाश करता है वो मिलता नहीं है। फिर वो कहता है वो जंगल में जाइए फला जगह, और एक वहाँ पर आपको शख्स मिलेगा, उससे कहिएगा तो वो आपको परिंदा दिलाएगा, वो पकड़ के लाएगा, उसको आप अपने पास रखिएगा। तो जब वो जाता है जंगल में तो उसको एक शख्स मिलता है, एक आदमी मिलता है, उससे बातचीत करता है। तो वो ये कहता है कि देखो भाई, परिंदा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन परिंदे को
बहुत ज्यादा दिनों तक पिंजरे में बंद करके मत रखना। तो उसने कहा क्यों, मैं तो पालने के लिए ले जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि इसलिए कि ज्यादा दिनों तक अगर परिंदे को पिंजरे में रखोगे तो जो इसकी उड़ने की ताकत है ना, जो इसकी परवाज है, वो शल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जी। समझ रहे हैं? इसलिए कुछ दिनों के बाद परिंदे को छोड़ देना, वरना इसके उड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी। वही बात आपने जो कही है ना, लोगों को जो, हर आदमी को अपने पास बहुत सारी ताकतें हैं उड़ने की, बहुत सारी इनके पास कुव्वतें हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्कुल अब वो हाल इसका हो गया कि परिंदों को इतने दिनों तक रख दिया गया ना, अब इसके उड़ने की ताकत, इसके पर में जो कुव्वत थी ना, वो कम हो गई है। जी बिल्कुल। अब इस पर को हम लोग तो जाहिर है कि मैं तो फैमिली में यहाँ रहता हूँ तो बच्चों में बिजी रहता हूँ। एक तो सुबह जब उठता हूँ तो इन लोगों को जो उनकी क्लास है वो पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं उर्दू पढ़ाता हूँ बेटी को, और फिर थोड़ा सा इन लोगों के साथ खेलता हूँ, और उसके बाद फिर कुछ मैं अपनी लिखाई पढ़ाई जो भी है वो करता हूँ। और आजकल चूंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, तो रमजान में कुछ अपने और जो दूसरी इबादतें हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चों के साथ अगर हम दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं तो डिप्रेशन कभी नहीं आता है, और मैं इतने दिनों से हूँ मगर मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। क्योंकि बच्चों के साथ आप जब बहुत ही एक फ्रेंडली रहते हैं ना, या फैमिली के साथ, तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मेरा वक्त गुजरता है। जी वाह, बहुत अच्छा, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें भी लगा कि उर्दू वाकई हमें भी सीखनी चाहिए, और सीखने के लिए शौक होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने सीखनी है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, नहीं, शौक होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने भी सीखनी है। हम बात करेंगे आपसे, एक बार वीडियो कॉल पे कोशिश थी हमारी, पर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं बन पाया, उधर कॉल नहीं हो पाई। मेरी मजबूरी कहिए कि नहीं हो पाया। अच्छा, मैं अगर कहिए तो दो शेर आपको कोरोना के हवाले से जो भी कहे गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो खौफ है लोगों में हर तरफ, और अभी मैं यही बात कर रहा था कि जो आपने बताया ना लॉकडाउन, से एक तरह से तन्हाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और तन्हाई में 3 किस्म की हो गई है, पहले 2 किस्म की थी, अब 3 किस्म की हो गई। एक तन्हाई तो वही है कि आदमी कहीं अकेला है, मजबूरी है, उसको तना रख दिया गया कहीं बंद करके। बिल्कुल। वो एक तन्हाई तो वो होती है। दूसरी तन्हाई ये होती है कि आप भीड़ में है लेकिन आपका कोई जानने वाला नहीं है, बिल्कुल, तो वो तन्हाई होती है। तीसरी तन्हाई ये कि आप आजाद तो हैं, मतलब आपको कहीं बंद नहीं किया गया है, लेकिन आप जा नहीं सकते बाहर। तो ये तीसरी वाली तन्हाई जो है कि आपकी आजादी में तन्हाई है ये। तो इसमें जो शायर कह रहा है वो कह रहा है कि क्या कहर है कि जान से गुजरने का खौफ है, क्या कहर है कि जान से गुजरने का खौफ है, जिसको भी देखिए उसे मरने का खौफ है। और सहने चमन में बर्ग का चेहरा हुआ है दर्द, सहने चमन में बर्ग का चेहरा हुआ है जर्द, हर शाखे गुल पे गुल को बिखरने का खौफ है, हर शाखे गुल पे गुल को बिखरने का खौफ है। और उसके बाद वो दिन है कि हर कूचे दिलदार है वीरा, आजकल वीरानी हर तरफ जो है, वो दिन है हर कूचे दिलदार है वीरा, गलियों में है सन्नाटा तो बाजार है वीरा, दो एक परिंदे कभी आ जाएं तो आ जाएं, दो एक परिंदे कभी आ जाएं तो आ जाएं, वरना तो मेरे घर की ये दीवार है वीरा, क्या बात, वरना तो मेरे घर की ये दीवार है वीरा। इस वक्त ये पूरी दुनिया मुझे जानी है, उसकी तरफ ये इशारा किया है इन्होंने। खैर, क्या बात, बहुत अच्छा सर। ऐसे ही कुछ शेयर्स या किताबें हमें मोटिवेट करती हैं ऐसे टाइम पे, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम खुद भी ऐसे हो चुके हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि कैसी सिचुएशन बन चुकी है। और एज के अकॉर्डिंग देखें तो ये मुझे लगता है कि जो 20 ईयर्स से अबव है उनके लिए तो ऐसा माहौल फर्स्ट टाइम बना होगा। ऐसी लॉकडाउन या ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल उनके लिए नहीं है सारी की सारी।
तो फिर जी, जी। उनके लिए मुश्किल तो है ही। तो ठीक है सर, हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि अगली बार हम हो सके तो आपसे खुद मिलने आएंगे और राब्ता कायम करेंगे। बहुत सारी आपसे अभी और बातें भी करेंगे जो ये फोन के दौरान नहीं हो रही, आमने सामने बैठ के बातें करेंगे और उर्दू सीखने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जरूर जरूर। जी, थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਖੂਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਬੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ, ਨੀਡਡ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਬੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।